नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, जो PTI है वो जितना भी कहते रहे कि उसके बयानिए में किसी किस्म का कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वही PTI जो कि बड़ा हर्जा सराई भी करती रही और उनका इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के ख़िलाफ़, वही PTI जिसके जो ट्विटर अकाउंट कह लीजिए या एक्स अकाउंट कह लीजिए, एक्स हैंडल कह लीजिए, उनके ऑफिशियल अकाउंट कह लीजिए, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं। और उसके बाद जितनी भी हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी और ख़ासतौर पे हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें इंतशारी टोला का वर्ड भी यूज़ किया गया और उसके साथ साथ डिजिटल दहशत गर्दी की बात भी की गई। लेकिन अब जो PTI है उसका बयानिया बदला है। इस बदलते हुए बयानिए का राज क्या है या इस बदलते हुए बयानिए की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इसको लेकर हुकूमत काफ़ी परेशान है। इसलिए हुकूमत भी थोड़ी सी ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए कि शायद अलर्ट हो गए। एक तरफ कहते हैं कि जी हमने पाबंदी लगानी है, दूसरी तरफ के मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। लेकिन जिस बयानिए की हम बात कर रहे हैं कि PTI का बयानिया हमें बदलता हुआ महसूस हो रहा है, सबसे पहले उमर अयूब साहब, उन्होंने ये बात की, उसके बाद अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये बात की, और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी यही बात कहते हुए पाए गए। वो कह के जरा सुनते हैं। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लान तान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। अच्छा, जो हुकूमत जो अलर्ट है उसकी एक अहम वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले जो हुकूमती रहनुमा, यानी हुकूमती अभी के हुकूमती रहनुमा लेकिन उसका की अपोजिशन यानी नून लीग खासकर, जब वो प्रोग्राम्स में आती थी तो वो यही बात कर रही होती थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ये कहते हैं कि आप इस हुकूमत पर से, यानी PTI की हुकूमत पर से आप अपना हाथ हटा लें। और बल्कि मुझे याद है शायद खाका अब्बासी साहब से उस नून लीग में थे, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि उन पे से हाथ उठा ले, आप पे रख दे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कहते हम पर रख दे, लेकिन वो न्यूट्रल हो जाए। ये वही न्यूट्रल की बात कर रहे हैं जो आज PTI न्यूट्रल कह रही है। बट जब खान साहब से ये पूछा जाता था एक ज़माने में कि जब बाजा साहब की फेयरवेल स्पीच थी और कहा था कि अब हम न्यूट्रल हो गए, तो खान साहब ने एक अलग डेफिनेशन बताई थी, हमें और आपको सब याद है। मुसद्दिक मलिक साहब हुकूमती शख्सियत, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या गुफ्तगू की, ज़रा देखते हैं। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक। फिर कप्तान ने कहा लेकिन न्यूट्रल तो जानवर है, तो चेलों ने कहा वाह वाह। कप्तान ने कहा कि चीफ तो बाप होता है, फिर कप्तान ने कहा बाप तो मीर जाफर है, तो चेलों ने कहा लब्बैक। फिर कप्तान ने कहा कि इस एस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे, लोगों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, 9 मई कर देंगे। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? हम ये कहते हैं कि दहशत गर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो क्या होने देंगे? दहशत गर्दी होने देंगे। हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। तो भाई बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। हुकूमत को इसलिए पता है कि एक ज़माने में वही इसी किस्म की बातें करती थी और आज दूसरी पार्टी ये बातें करती है, तो डेफिनेटली तशवीश तो बड़ी नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी ने एक बड़ा धरना दिया हुआ है, रावलपिंडी में लियाकत बाग में बैठे हुए, और उनके बड़े अहम तरीन मुतालबात भी हैं। वो मुतालबात भी आपके सामने रखेंगे। और जो असल मसला है वो कहते हैं अवामी इशू है, महंगाई का खात्मा हो, कमी हो, कम अज़ कम बिजली के बिल्स की में जो रिलीफ है वो आवाम को दिया जाए। आज भी जब तकरीर कर रहे थे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब, क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप में ज़रा वो दें। तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किए जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। दूसरी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, इसलिए ये फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने एक नाम ऐसा दिया जो मुल्क में ही मौजूद नहीं है, तो इससे खुद उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। फिर तवानाई का मसला है, और तवानाई से मुताल्लिक जो अहम तरीन आदमी हो सकता है, अगर वो उसमें ना हो तो फिर इसका मतलब है कि आप मजाक समझ रहे हैं। क्या हम अपने कारकुनों की ये जहन साजी कर रहे हैं कि हर वक्त किसी भी मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार भी रहें। बीचों का हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। जिस दिन चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे ये काम कर देंगे। मसला है लोगों को रिलीफ दिलाना। असल मसला है या असल मुतालबा है लोगों को रिलीफ दिलाना। ज़रा मैं कोई जमात इस्लामी की जो हुकूमत से मुतालबात हैं वो भी आपके सामने रखूँगी, लेकिन उसके साथ साथ धरने से बराह रास्त हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे
नुमाइंदे हैं अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा इस वक्त धरने का माहौल आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले कोई तरह मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि जो उनके मुतालबात हैं। जमात इस्लामी के मुतालबात में से पहला मुतालबा कि 500 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए और हालिया इजाफा वापस लिया जाए, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी की जाए, स्टेशनरी समेत तालीमी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जाए, गैर तरक्याती अखराजात पे 35% कट लगाया जाए, IPPs के साथ जो कैपेसिटी पेमेंट है डॉलर में अदायगी का मुआहदा ख़त्म किया जाए, ज़राअत और सनत पर टैक्सों का बोझ 50% कम किया जाए, नौजवानों के लिए रोज़गार, सनत, तिजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए, तनख्वाहदारों पर टैक्स वापस लिया जाए, मरात याफ्ता तबक़े से वसूली की जाए। आइडियल मुतालबात है, लेकिन क्या इतनी कैपेसिटी है इस हुकूमत की कि उनको पूरा करे? जी नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मोहम्मद, उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद, मुझे बताएगा कि ये जो कितने कमोबेश कितनी बड़ी तादाद है जो लोगों की जो यहाँ पर मौजूद है, और कितना चार्ज है ये यहाँ पे मौजूद लोग, और कैसा माहौल है वहाँ का? नादिया, आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी की सियासी जलसों को जब हम देखते थे तो हमेशा से मजहबी सियासत जमात इस्लामी का वतीरा रहा है, लेकिन पहली बार इस्लामाबाद में ऐसा हो रहा है कि जमात इस्लामी अवामी इश्यूज़ के ऊपर बाहर आई है। और इस वक्त जो हम लियाकत बाग पर मौजूद है, स्टेज पर हाफिज़ नईम रहमान जो अमीर जमात इस्लामी है, जबकि इसके साथ साथ साबिक अमीर सिराजुल हक साहब भी मौजूद है, और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन अब 2 से 3 घंटे में जब हमने लोगों से यहाँ बात की तो यहाँ पर जमात इस्लामी के सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान नहीं है, यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर्स के यूनियन है उनके लोग मौजूद है, मार्केटों के जो यूनियन है वो मौजूद है, ताजरान मौजूद है, आम लोग जो है वो भी यहाँ मौजूद है। और जब हम उनसे बात की कि आप जमात इस्लामी के दर्दों में या उनके जलसे में क्या कर रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि जमात इस्लामी महंगी बिजली, पेट्रोल और इसके साथ साथ अशिया खुर्दुश की जो कीमतें बढ़ गई है, अब वो उसके लिए निकली है। तो ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये हमारा मसला भी है। और जो जमात इस्लामी का यहाँ जलसा है, धरना है, यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ जो पाकिस्तान अच्छा, अब्दुल्ला मोहम्मद मुझे बताएं कि हुकूमत ने कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कमेटी भी तश्कील दे दी गई, अभी तक किसी किस्म का बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है हाफिज़ नईम साहब से हुकूमत का? देखिए, मेरे अभी हाफिज़ नईम साहब से रिपोर्टर से यहाँ पर बात की और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक वो संजीदगी नहीं दिखाई है। मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से बात तो की गई है, लेकिन जब हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो अब लियाकत बलूच साहब से रब्ता हो रहा है, लेकिन जब हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो हम एक कमेटी तश्कील देंगे। बाज़ाब्ते तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से अब तक जो है वो कमेटी तश्कील नहीं दी गई। हाफिज़ नईम ने कहा कि हमारे पास अब तक डी चौक जाने का ऑप्शन मौजूद है अगर हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद आपका। नाज़रीन, ये गुफ्तगू कर रहे थे धरने रात, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जमात इस्लामी के नए अमीर हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, उसने बड़ा एक नई रूह फूकी है, और यही उनका वतीरा। जब वो कराची के अमीर थे उस सब भी हम उनको देखते थे कि वो अवामी इशूज़ पर निकलते थे, सड़कों पर बैठते थे, धरने देते थे, और यही रिवायत अब वो यहाँ पर आगे लेके चल रहे हैं। ज़रा चलते हैं PTI के मुतालिब बात करते हैं, PTI के बदलते बयानिए के हवाले से बात करेंगे, और ब्रेक लेना है, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रा जानेंगे कि जो PTI का बदलता बयानिया है इसका राज क्या है। ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, जब मैं आज तवातुर से जब ये सुन रही हूँ PTI के लोगों के ये बयानात के जी इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ आपकी भी याद दहानी के लिए। यही बात PMLN भी अपनी करती थी तहरीक अदम एतमाद से पहले, कि हम इदारों से चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ गई, और फिर वो कहने लगे कि जी हमारी बात हो गई है। तो आपके जो बदलते हुए बयानात हैं, क्या हम ये समझें कि आपकी भी कोई बात हो गई है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों ने और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी मैच्योरिटी तो अब आ गई है जो इस चीज़ को मेरे ख्याल में समझना शुरू हो गए हैं कि हर इदारे का अपना रोल है, और किसी भी सूरत में एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए पावर में आने का जो एक माजी में सिस्टम रहा है,
کس نے کیا کیا ہے، یہ ساری ان چیزوں میں جائیں گے وہ بڑی لمبی کہانی ہے. بات پھر جائے گی کم از کم سن 88 تک جائے گی. اس میں آپریشن مڈ نائٹ جیک کال کی باتیں آئیں گی، IGI کا بننا آئے گا، بہت سی چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی ٹوٹ کے پیٹریوٹ بننا، کیو لیگ بننا، یہ ایک لمبی کہانی ہے. میرے خیال میں ملک کی بہتری اس میں ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑنا بند کریں اور ایک ڈائلاگ ہو. عمران خان صاحب، قریشی صاحب جیسے ایک سینئر سیاستدان اور باقی لیڈرشپ باہر آئے اور آگے لے جانے کے لیے کوئی براڈ اسپیکٹرم میں کوئی وے فارورڈ ڈسکس ہو، جس میں جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے اس کی واپسی کا بھی کوئی حل نکلے. کیونکہ اس وقت ملک ایک سٹینڈ سٹل پہ ہے جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، سب کا نقصان ہے. اچھا، تو میں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی میچورٹی آ گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ حکومتوں میں آنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور آپس میں بات کریں، تو آج ہی مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ آئیے جی مذاکرات کریں، تو پھر آپ لبیک کریے، جائیے مذاکرات کریے. دیکھیں میرے خیال میں مصدق صاحب نے جو بات کی ہے وہ حکومت کے سنجیدہ جو طبقے ہیں حکومت کے اندر ان کی عکاسی وہ کرتے ہیں اور بات وہ ہمیشہ مناسب کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان کی طرف سے یہ ایک پیش رفت آئی ہے تو یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچائی جائے گی اور میرے خیال میں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور نی جرک ریئیکشن نہیں آنا چاہیے، نہ ہماری طرف سے نہ حکومت کی طرف سے. کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ چل نکلتا ہے جہاں پولیٹیکل فورسز مسائل کے حل کے لیے بیٹھنے کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سپوائلر کام بھی ہو جاتا ہے. تو تقریباً ہفتہ ہو گیا ہوگا، 10 دن تو میرے خیال میں نہیں ہوئے جب عطا تارڑ صاحب کی وہ پریس ٹاک آئی کہ پارٹی پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں اور آرٹیکل 6 اور یہ ساری. اس کے بعد اگر اب سینیٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مصدق صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک 180 ڈگریز کا ایک ٹرن ہے، ایک ڈفرنس ہے. ان نے بالکل ایک جس کو یو ٹرن کہتے ہیں وہ کیا ہے، لیکن یہ ایک اچھا یو ٹرن ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. میرے خیال میں میں دونوں طرف کو یہ کہہ رہا ہوں، میری بات کی میں سمجھتا ہوں لوگ سپورٹ کریں گے کہ خیر کی بات جو بھی کرے اس کو ریجیکٹ نہ کریں، اس پہ سوچیں اور اپنی لیڈرشپ تک کی باتیں ہے وہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ پہنچائیں تاکہ ملک اس مشکل سے نکلے. کیونکہ 25 کروڑ عوام اس وقت بہت تکلیف میں ہے. مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، انویسٹمنٹ کا نہ ہونا اور ہر طرح کے مسائل، ایک پریشانی، گو مگو کی صورتحال ہے. تو اگر ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے. لیکن ابھی آخری بات تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، آپ بات تو بڑی آئیڈیل کر رہے ہیں اور ایک آئیڈیل اپروچ کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی میچورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن جاننا یہ ہے کہ اس بیانیے میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے. کل تک پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تو پاپٹس ہیں، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، یہ تو irrelevant ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. تو آج کیسے آپ ان پاپٹ سے اور ڈگی میں بیٹھ کے جانے والوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کوئی قرض کرتا ہوں، دیکھیں اس طرح کی جب باتیں ہوں گی نا تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ ایک بہت بڑی پاورفل سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ایک بہت پاورفل ٹول کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ جو الیکٹرانک میڈیا شام کو بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا. دیکھیں جو سنجیدہ گفتگو ہے وہ آج بھی الیکٹرانک میڈیا پہ ہو رہی ہے اور یہاں خبر بنتی ہے جو سوشل میڈیا میں جاتی ہے. تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. جتنی ایک مہذب پیرائے میں اور ایک اخلاق کے دائرے میں اندر رہتے ہوئے یہاں سے جو ایک ڈسکشن ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو میں آپ سے آپ کی وساطت سے پورے الیکٹرانک میڈیا کے جید اینکر سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے اگر بہتری کی صورت آتی ہے، دو نکات پہ بات کروں گا، آپ اس کو سپورٹ کیجئے کیونکہ سپوائلرز اپنا کام کر رہے ہیں. وہ کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آنے والے کل میں بھی کریں گے. دوسری بات یہ ہے وہ سپوائلرز کون ہیں سر؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں اور ملک ایک چل پڑتا ہے ایک سلسلے کی طرف، ایک اچھی سمت چل پڑتا ہے، تو آپ کے ان ٹاک شوز پہ پھر شام کو عوام کے مسائل پہ گفتگو ہوگی. مثال، حکومتی شخص آ کے اپنی پالیسی بتائے گا کہ اس وقت ہماری مہنگائی پہ یہ ہے،
ہم لوگ آ کے اس کو کرٹیسائز کریں گے، یا اگر ہم حکومت میں ہیں تو اس وقت یہ اپوزیشن کرے گی، بجائے اس کے کہ لان تان ہو، تم ڈگی والے ہو، تم فلانے ہو، یہ ہے فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، اس کا فائدہ ملک و قوم کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اچھا وقت جو بھی شخص اس آگ پہ پانی ڈال رہا ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ چلیں آپ ضرور اپریشیٹ کریں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ کا مطالبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، مجھے یاد ہے جب یہ سارا کچھ ہوا، تحریک عدم اعتماد آئی، آپ کی حکومت ختم ہوئی اور جنرل باجوہ صاحب کی ایک اسپیچ تھی جس میں نے کہا تھا کہ ہم اب نیوٹرل ہو گئے، تو آپ کے لیڈر بانی جو ہیں آپ کے تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا نیوٹرل ہونا کیا ہوتا ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ہم تو آپ تو سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو، تو آج آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں؟ نیوٹرل تو خود آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ دیکھیں یہ تو خیر ماضی کی باتیں ہیں، میں تو آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ جس پیرائے میں ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے بات کی تھی، میں اس پہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تو ملک کے اندر ایک انڈیجنس جو خود ساختہ ہو، خود ملک کے اندر کی ہو، ایک عدم اعتماد ہو تو رائٹ ہے، اپوزیشن کا رائٹ ہے، جس طرح آج ہمارا رائٹ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں۔ لیکن اگر آج یہ بات میں سمجھتا ہوں یہ بات جب میں کروں گا تو بہت سے لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ آج جب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، جن کو ہم وزیر اعظم نہیں مانتے لیکن اس وقت وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، آئین پاکستان اس وقت ان کو مان رہا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جب تک اس مینڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ شہباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی نیا ڈونلڈ لو امریکہ کی طرف سے موجودہ حکومت کو تھریٹ کرے کہ اس وزیر اعظم کو اتارو، جس طرح عمران خان کے بارے میں تھریٹ کیا تھا، تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی۔ میں پھر اس صورت میں اس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں گا بین الاقوامی مداخلت کے خلاف۔ تو اگر بین الاقوامی مداخلت ہوگی تو پھر ہمیں سب کو اپنے وزیر اعظم کی کرسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، چاہے وہ عمران خان بیٹھے ہوں کرسی پہ، چاہے زید و بکر و عمر ہو۔ اس پہ رائے میں عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ سب مجھے سپورٹ کریں۔ باقی تو اگر ملک کے اندر ایک آئینی طور پہ عدم اعتماد آتی ہے، اس میں کوئی بھی اپنی فوج یا اپنے ادارے کو نہیں کہتا، اس میں ان کا کوئی رول نہیں بنتا، نہ کہنا چاہیے۔ تو آج اگر ہم اچھا علی محمد خان آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے علی محمد خان صاحب سوری دیکھیے اگر عمران خان صاحب کی جو بات ہے، جو کل علیمہ باجی نے، علیمہ بی بی نے، علیمہ آپا نے جو کل بات کی ہے، اگر اس پہ عمل ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، جو آئیڈیلی ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ملک کو قوم کا ہے۔ دیکھیں پھر لڑائی ہماری سیاسی جماعتوں کے بیچ میں پولیٹیکل ایک مقابلہ ہو جائے گا۔ ریاستی اداروں کا اپنا ایک بہت بڑا کام ہے جو ان کو کرنا چاہیے اور جس پہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ سیاست سے جتنا دور ہوں گے، ان چیزوں سے دور ہوں گے، ان پہ گن نہیں پڑے گا، ان پہ تنقید نہیں ہوگی، لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، سوشل میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوں گے۔ ہماری آپس کی لڑائی ہے، ہم لڑیں گے، سیاستدانوں کا کیا کام ہے؟ مختصر سا بریک لے لیتے ہیں۔ جی ناظرین پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب اگر آپ بین الاقوامی مداخلت کے اتنا خلاف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی جس پہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی ایک ریبٹل دیا تھا کہ جی یہ مداخلت ہے اور اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اس قرارداد کو سپورٹ تو کریں گے؟ پھر دیکھیے ہم نے اس میں حکومت کو کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کے خلاف قرارداد لاتے ہیں تو اس میں آپ ڈونلڈ لو والے واقعی سائفر کا اس میں ڈالیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پک اینڈ چوز کریں کہ ایک مداخلت ٹھیک ہے دوسری مداخلت غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فرق سمجھیے، حکومت کی طرف سے تھریٹ آنا، ایک سٹیٹ کا دوسری سٹیٹ کو تھریٹ کرنا، ایک لیٹر لکھنا، کہنا کہ اس کو، اور وہ بھی سپر پاور کی طرف سے جس کی ہسٹری ہے رژیم چینج کی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور ایک ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پیش ہونا، قرارداد حکومت کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، قرارداد حکومت کا فیصلہ نہیں ہوتا، نہ حکومت کی حکومت سے رابطہ ہے، وہ ایک قرارداد ہے کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ آپ نوٹس لیں۔ اس کو بھی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت آئیڈیل ہے، لیکن جب آپ کا لیڈر جیل میں ہو، اس کو پھانسی کی طرف لوگ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو 300 دنوں سے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، تو لوگ اپنی لابنگ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ تو اسٹیٹ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے، انٹرفیئرنس کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔
अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक इम्प्रेशन है कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक लेटर लिखा कि जी मुझे लगता है, ये ऐसा महसूस होता है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा। फिर आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई, कासिम सूरी साहब पे आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई, इवन दो पीटीआई को बैन तक करने की बात हुई। कहीं ये कोई डर और खौफ तो नहीं है इन तमाम चीज़ों का, जो आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हुए हैं? देखें, इमरान खान साहब 300 दिनों से जेल में बैठे हुए हैं, एक मुश्किल सूरत हाल का जमा मस्ती से मुकाबला कर रहे हैं। साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पाकिस्तान के 2 बार के वजीर खारजा रहे हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, ये एक सियासतदान की बेहुरमती हुई है, पूरी सियासत की हुई है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसका मुल्क उसकी मुतहम्मिल नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाइल। आप सिर्फ इसको देख लीजिए कि 8000 अरब, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी फिगर है। 8000 अरब से ज्यादा का अमाउंट हम 10 साल में सिर्फ आईपीपीस को पे कर चुके हैं, जिसमें से आधी से ज्यादा बिजली वो बनाई ही उन्होंने नहीं है। घर बैठे उनको अरबों रुपए पेमेंट हो रही है। गलत फैसले हों, इस तरह के गलत फैसले, इस तरह की गलत चीजें इस मुल्क में होती रही हैं, हो रही हैं। करप्शन आज भी हो रही है। ये सारी चीजें किसने ठीक करनी है? बजाय इसके कि हम एक दूसरे को गर्दन से पकड़ के दीवार से लगाएं और जेलों में डालें, बेहतर यह है कि अवाम ने जिन लोगों को मैंडेट दिया है पार्लियामेंट में आए, मजलिस शूरा इसको कहते हैं, शूरा में आए। शूरा नहीं हो रही, मजलिस शूरा में शूरा नहीं हो रही। मुल्क के मसाइल जो हैं वो रोडों पे डिस्कस हो रहे हैं, रोडों पे एहतजाज हो रहे हैं, या मीडिया को तो शाम को चैट में डिस्कशन हो रही है, टॉक शोज में डिस्कशन हो रही है। अगर जिधर होनी चाहिए उधर नहीं हो रही। अब ये कह देना कि जनाब ये फलाना हो गया है, आप मुझे बताएं, आप मुझे, अब ये बात बड़ी अहम है मेरे ख्याल में जो मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह वो ना करे अगर ऐसा होता है, अगर मुल्क का एक साबिक वजीर आजम जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जब मैं 25 करोड़ की बात करता हूँ उसका मतलब ये नहीं होता सारे 25 करोड़। 25 करोड़ का मतलब ये है कि उसकी अक्सरियत उस आदमी के पीछे खड़ी है। खुदा न खास्ता आप उसको मिलिट्री ट्रायल में, मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते हैं, क्या सूरत हाल होगी? अवाम में मिलिट्री के बारे में क्या जज्बात पैदा होंगे? क्या आप और मैं ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मुल्क में इदारे और अवाम के बीच में फासला होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के लिए पाक फौज लाजिम व मलजूम है, और पाक फौज तब तकड़ी होगी जब उसके पीछे कौम मजबूत खड़ी होगी। वो तब हो सकता है जब ये फौज, ये इदारा, एस्टैब्लिशमेंट सियासत से दूर हो, और अगर वो दूर होना चाहते हैं हम उसमें उनकी मदद करें। ठीक है, यानी ये इंप्रेशन काफी हद तक दुरुस्त है। अब ये हो रहा है, ये मामला को बिगाड़ने वाली बातें हैं। अगर बात बेहतरी की तरफ चल पड़ी है तो उसको चलने दें। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इंप्रेशन काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि आपको ये डर या ये ख़दशा है कहीं ना कहीं कि चूँकि बानी तहरीक जो है इंसाफ, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में भी लिया जाया जा सकता है या उनके हवाले किया जा सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बैकफुट पे होके खेल रहे हैं। नहीं, मैं ये तो आपको नहीं कह रहा, मैं आपको ये तो नहीं कंफर्म कर रहा। मैं उसको तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर उस तरफ ये फीलिंग है कि अगर इमरान खान साहब के इस तरह का ट्रायल बनता है तो उस पर अवाम का एक गुस्सा तो आएगा, अवाम का एक नापसंदीदगी तो आएगी। तो ये तो आप दोनों तरफा कह सकते हैं। तो मेरा नुक्ता तो है ही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक आखिरी सवाल कि अगर पिछले 2 साल में जो आप लोगों के साथ हुआ, पिछले 2 साल में जो आप लोगों के साथ हुआ, होना ये चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये चैट शोज, ये टॉक शोज पिछले 10 साल से सियासतदानों को आपस में लड़ा रहे हैं। कोई पॉजिटिव काम नहीं हो रहा। मैं इसका हिस्सा हूँ, मैं 10 साल से ये देख रहा हूँ। इसमें पॉजिटिव डिस्कशन होनी चाहिए, मुल्क को आगे बात होनी चाहिए। चलें जी, अली मोहम्मद खान साहब का राब्ता भी इस मुक़ता भी हमारे पास पूरा हो गया था, लेकिन बड़ा अहम बात यह है कि कम से कम अली मोहम्मद खान साहब जो इस बात कर रहे हैं वो बात यही कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ वाली शायद हिसाब है कि मुल्क कौम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बल्कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा है कि जी आएँ मुज़ाकरात करते हैं, तो अली मोहम्मद खान साहब का कहना ही है कि अपनी अपनी लीडरशिप से बात करनी चाहिए और इस बात को सीरियस लेना चाहिए और ना इस पर अमल भी करना चाहिए, यानी उनको लब्बैक कहना चाहिए। लेकिन साथ ही जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो अभी हमारी प्रोग्राम में, हमारी चैनल के एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि इसका दूर दूर तक इम्कान नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि अभी जब इजलास हो तो इसको डिस्कस किया जाए। और ये जो बदलता बयानियाँ हैं, इसके पीछे जो चीज़ें हैं उसका जिक्र अभी अली मोहम्मद खान साहब से पूछा था तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया। लेकिन जो दूसरा इंप्रेशन है वो अपनी जगह है कि शायद मज़ीद सख्तियाँ हो सकती हैं, पीटीआई पे बैन हो सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाइयाँ आरिफ अलवी या कासिम सूरी साहब के खिलाफ हो सकती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में भी केस जाया जा सकता है। तो ये एक इंप्रेशन है जिस पर बात हुई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।
अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रा बात करेंगे जो अज़्म इस्तेकाम है उसको लेकर भी, और जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो भी उस कमेटी में शामिल हैं, कितनी संजीदा है हुकूमत इसको लेकर। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स, एडिशनल पोर्टफोलियो नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर PMLN के अमीर मुकाम साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीर मुकाम साहब। वालेकुम सलाम। अमीर मुकाम साहब, ज़रा ये आप उस कमेटी में भी हैं मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई है, कोई बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है आपका अभी तक? बिल्कुल, हमने कल ऑन भी कहा था कि जो भी बातचीत हो हम बैठने के लिए तैयार है। मेरे कल जमात इस्लामी के जो KP का अमीर है मुश्ताक साहब, उससे बात भी हुई थी, और आज अभी मुझे आता तारड़ साहब का फोन आया कि उनके साथ टाइम वेप आ गया है 10 बजे। तो मैं तो अभी पेशावर से आ रहा हूँ, मगर वही हमारे वक्त के दूसरे तारड़ साहब और डॉक्टर तारिक साहब वही होंगे मौजूद। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि पहुँच जाओ, उनके साथ मिलेंगे, उनको सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है। उनका एक अहम, वैसे तो उनके जो दीगर मुतालबात हैं वो तो अपनी जगह हैं जो धरने के हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब तक जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान हैं जिनकी तादाद बकौल उनके 1150 है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इस किस्म की कोई पेशरत हुकूमत की तरफ से होगी कि पहले उनके कारकुनों को आज़ाद करें? उनके साथ जब हम मिले तो उनको सुनेंगे ना। अभी कोई बाज़ाबिता उनके डिमांड नहीं है, जब उनके साथ मुलाकात हो जाए और उनको सुने तो उसके बाद बात की जा सकती है। चले, बिल्कुल ठीक है। अब सर, ये जो KP का मामला है और इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो एक तरफ तो इदारों को कहते हैं कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं और एपॉलिटिकल हो जाएं और किसी का साइड ना लें। दूसरी तरफ जो असल मामला है अज़्म इस्तेकाम का, सर पहले तो ये क्लैरिटी हो कि ये अज़्म इस्तेकाम जो है ये ऑपरेशन है या ऑपरेशन नहीं है। ये मतलब एक तो उसके चीफ मिनिस्टर और PTI के लोगों का हमें समझ ही नहीं रहा है कि कभी कहते हैं कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है, और कभी कहता है कि न्यूट्रल हो जाए। मुख्तलिफ औकात में जो उसको सूट करता है वही बात करते हैं। उनकी अपनी मर्जी में जिस साइड को टेल करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो आपके अपने माजी के कहे हुए अल्फाज उनको याद ही नहीं रहते। किसी को नहीं याद रहते सर, इसी का नाम सियासत है, माजरत के साथ। मैंने उनके बंदों में तकरीर सुना, कहते हैं कि दस्तखत किया और नहीं किया, कोई बात नहीं है, बात हो गई नहीं हो गई। वो तो इस तरह लोग उसकी अपनी वो एक सोच है। मगर ये बात की तो कई दफा क्लियरिटी आई है कि सच इस तरह बात नहीं कि KPK में कोई दूसरा बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। इस तरह कोई बात नहीं है कि जिस तरह लोग इसमें IDPs बने, घरों से निकले, इस तरह बात हो। तो फिर क्लियर है, DGSPR ने भी कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एपेक्स कमेटी में भी कहा गया है, या जो KP की एपेक्स कमेटी थी उसमें भी बात हुई। तो इसमें मेरा ख्याल है मजीद आगे फिर इसकी जाने ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो आज से नहीं हो रहा है। आपको पता है कि वही जिस जमाने से PS का वाक़या हुआ और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें तमाम मिलिट्री लीडरशिप फोर्सेस से सारे लोग मौजूद थे, तो वही एक फैसला हुआ था और उसी के तहत आज तक वही सिस्टम चलता रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड और टारगेटेड इस तरह जो एरियाज है उसमें ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मुझे पता नहीं कि उसने उसके किस तरह इस तरह बात की, इस तरह बड़ा आवाज दिया कि इस तरह हर जगह फौज मोबिलाइज हुई है, ऑपरेशन की तैयारी है, फ्लाई। हमारे लोगों के जहनों में ये जो बात इस तरह जोर पकड़ गया है ऑपरेशन का, वही चीज उनके जहनों में जो 2010 में हुई, अगर आपको याद हो। मैं खुद सवाल से हो कि हम IDPs बने, अपने घरों से निकले, सब कुछ छोड़ दिया, बाहर आ गए और इस तरह चेक पोस्ट से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तरह दूसरे वही साउथ में भी इस तरह हुए। तो लोगों के जहन में तो सच इस तरह न कोई बात है और न कोई ऑपरेशन है। बात सिर्फ वही
रेट कायम करना, इस्टेब्लिश करना, जिस जगह सर तो रेट कायम करना, एक सेकंड माजरत के साथ अमीर मकाम साहब, ठीक है कोई ऑपरेशन नहीं है, जिस तरह से आईडीपीस वाला मामला हुआ था, लोग डिस्प्लेस हुए थे, वो सारी चीज़ें नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये तो ऑन गोइंग ऑपरेशन होते हैं। इसको फिर इतनी हाइप और इतना उसमें बताने की, कन्विंस करने की, ये तो ऑन गोइंग ऑपरेशन होते हैं, इनको कौन रोक सका है? तो मैं ये कहता हूँ ना, बात तो इस तरह है, तो इसमें फिर इतनी बातों की क्या जरूरत है कि ये रोजाना इस पर सियासत करने चमकाने की क्या जरूरत है कि कभी कहते मैं ये नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा, इस तरह सच बात तो है ही नहीं, तो इन बातों की जरूरत फिर क्या है? अगर आप कहते हैं कि जो करे और किसी पर कोई हाथ न डाले, वो तो एक और बात है, मगर फिर इन बातों की जरूरत क्या है कि हर फोरम से इसकी तरह तशरीह हो गई और बात हो गई, तो फिर बात ही खत्म। सर बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारर साहब करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसद्दिक मलिक साहब करें, आप ये कहते हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में इन्होंने तालिबान को लाकर उनको वहाँ पर रीसेटल किया। वो कहते हैं कि आप उनको लेकर आए थे, अब आप उनको निकालना नहीं चाहते या उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते, तो क्या आप दहशतगर्दी चाहते हैं? ऐसे ही है कि आप भी ये समझते हैं कि पीटीआई ने या बानी जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने लाके इन लोगों को यहाँ पर बिठाया था वापस तालिबान को? मतलब ये चीज तो सबके सामने, ये तो हम बहुत पहले से फेस कर रहे हैं और काफी अरसा हो गया, और फिर इसमें पीटीआई का दौर भी आया, वो भी ये बात के जो दरमियान में मुआहदे हुए, ठीक है, वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी थी, और उन मुआहदों का उसका जो भी ख्याल था वो ख्याल गलत साबित हुआ, और उनके जरिए काफी लोग वापस आ गए जो मुआहदे अफगानिस्तान में हो गए, और उसमें फैसल सैफ साहब और इस तरह लोग, तो वही बात की जा रही है कि जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने है, उसके कोई नताइज अच्छे नहीं निकले। वो फैसला किसका था सर उस वक्त तालिबान की रीसेटलमेंट का? वो ये मतलब है कि मैं उसका कोई ऐसा नहीं था, मगर ये हम सबके सामने है कि जो देख रहे थे उसमें उनकी भी गवर्नमेंट थी और उनकी भी नुमाइंदगी, ये वही क्या करे और निगोशिएट करे और बातचीत करे। अच्छा, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको याद होगा जब आपकी हुकूमत बन गई उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को हम पार्लियामेंट में बुलाएंगे और पार्लियामेंट बुला के उनसे पूछेंगे कि कैसे आपने 5000 फैमिलीज़ को तालिबान की यहाँ पर रीसेटल किया। तो इस बयान से आप पीछे हट गए, इसकी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा कोई इरादा आगे भी है? उनसे कोई पूछगछ होगी? ये तो कोई ये बात उसकी फैसला जाना कि क्या हुआ और किस मकसद के लिए और किस तरह हुआ, और इस तरह जो आप कहते हैं ये तो वैसे इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि जो सबके सामने और हर एक बंदा समझता है कि किस तरह हुआ और क्या हुआ और कैसे नहीं हुआ, ये सबके सामने, और जो अमन पीस था और बाद में किस तरह बदलने में तब्दील हुआ वो भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे मुख्तसर सा ये बताएं कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम वाली बात है, इसमें आप बाकायदा तौर पे ये मामला पार्लियामेंट में कब लेकर आ रहे हैं, और कोई और ऐसी एपीसी बुलाने का इरादा है जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला को बुलाएंगे और उसके बाद उनका जो है वो कंसेंसस इस पर डेवलप करेंगे और अली अमीन गड्डापुर साहब से भी बाकायदा तौर पर रब्ते करके कंसेंसस डेवलप करेंगे, ऐसा कोई इरादा है सर? मतलब है कि बात सबसे पहले जो है इस कमेटी का इजलास हुआ और उसमें सब कुछ सामने रख दिए गए कि कितने वाकयात हो रहे हैं, डेली कितने लोग मर रहे हैं, कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एथिक्स कमेटी का मैं मेंबर नहीं था, अली अमीन गड्डापुर साहब एज चीफ मिनिस्टर उसका मेंबर था, वही बात हो गई। तो उसी में अगर उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनको वही अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर लेना चाहिए। अगर जो भी ब्रीफिंग उनको दी गई उन पर उसको कोई शक था सबूत के साथ तो वो बात कर सकता था, तो वही तो बात नहीं हुई। नहीं, वो कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम की कोई बात ही नहीं हुई थी उसमें। ये बात नहीं, मतलब अज़्म इस्तेहकाम की हुई ना, तो अज़्म इस्तेहकाम का तो ये मकसद नहीं है जो वो फिर ट्रांसलेट कर ले और बाद में उसको दबाव या अडियाला से फ्लास से के लोगों के एम फूड या इस तरह बात करे, इस तरह बात करे, वो तो एक और बात है। तो इसमें वही ये तो कोई नेशनल इलेक्शन प्लान, आपको याद है जब ACS का वाक़या हुआ उसके बाद नवाज शरीफ साहब की लीडर में तमाम मिलिट्री लीडरशिप थी और तमाम पार्टीज भी, ऑल पार्टीज बशमूली जो ये करने में बैठे हुए थे, ये सारे लोग आ गए और उसमें वही नेशनल इलेक्शन प्लान की
कंटिन्यूटी है और अभी तक चल रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा अमीर मुकाम साहब, आज मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई को दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दी है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप लोग पहले पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे या ऐलान भी बाकायदा तौर पे कर दिया था वो कैंसिल? नहीं, मतलब है कि ये हर एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने नहीं सुना है। मैं तो अभी आज सारा दिन ट्रेवलिंग में था, KPK में दुआओं के लिए पार्टी इधर उधर, आप भी रोड पर हो, इससे पहले कई घंटों से सड़क पर हो, तो मैंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अपने खुद नहीं सुनी कि किसी ने क्या कहा। अरे कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह बयान करते हैं, बात करते हैं, तो मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने कोई बात नहीं सुनी। सर मैं आपको बता रही हूँ ना, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कि एक अहम शख्सियत भी हैं, वजीर भी हैं। हर एक बंदे का वो बिल्कुल हमारे मुअज़्ज़ज़ है, अगर ताहर साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और वही आप मुसद्दिक मलिक साहब की बात करते हैं, वो भी काबिल एहतराम है और कैबिनेट का मेंबर है, मगर मैंने कोई बात उसकी नहीं सुनी। जब मैं वो सुन लो तो तब उस पर बात कर सकूँ। और हर एक अपने एक जमहूरियत है, हर एक अपना एक नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी जाती ये उनकी जाती राय है, जाती तौर पे उन्होंने इनवाइट कर लिया पीटीआई को, हुकूमत का कोई ऐसा फैसला नहीं है। जस्ट लिसन भी, इस तरह बात है तो एक कलेक्टिव कोई फैसला हो जाता है, ये इसी तरह फैसला हो गया कैबिनेट में से बकाया, तो हर एक मेंबर का अपने एक सोच है कि इस तरह हो जाए उस तरह हो जाए, तो ये तो एक जमहूरियत है, हर एक अपने एक सोच है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहते। हमारी कोई कलेक्टिव इस तरह बात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई कि ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत ने कहा है कि उनके साथ मुज़ाकरात की जाए, ऐसा जिस तरह कोई बात नहीं। हर एक अपना ख्याल है, अगर इस तरह हो जाए तो अच्छी बात। कल जो हमने कहा, हमसे किसी ने नहीं, कल जो हमसे सवाल किया मुझसे और तारा साहब से, हमने कहा बिल्कुल जमात इस्लामी वाले का अपना एक चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नहीं ले सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किसी वजीर ने, मतलब आप ये कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब ने पर्सनल कैपेसिटी में दावत दे दी है पीटीआई को? हाँ, ये जाहिर बात है, उससे अपना एक सोच फिक्र है, ठीक है। अगर उसने दी हो, मुझे नहीं पता, बकौले आपके अगर उसने दी हो तो उससे अपना एक सोच फिक्र है। इस तरह हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और काम साहब ये कहते हैं कि जी हुकूमती सतह पर पीटीआई से मुज़ाकरात का किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ है। मुसद्दिक मलिक साहब ने अगर बात की है तो आई डोंट नो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में की होगी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। हुकूमती सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।